नो मैम। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। तो हम कंटिन्यू करें अपने बुक में से जो जो चीजें हम पढ़ रहे थे। यस मैम। ओके, तो लेट मी शेयर द पीडीएफ फर्स्ट। क्या खुला हुआ है, ये नहीं चाहिए ना। यस, इंडिविजुअल बैरियर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हम वहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, तो बहुत कुछ कवर अप ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन कुछ चीजें बाकी थी, तो उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल बैरियर्स, ओके। सो इंडिविजुअल बैरियर्स मैंने बता दिया था क्या होता है। जो एक इंडिविजुअल पर्सन के, यानी कि अगर मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ तो मेरे क्या बैरियर्स हैं, और अगर मुझसे कोई कम्युनिकेट कर रहा है तो भी मेरे क्या बैरियर्स हैं, ठीक है। और जो कम्युनिकेट कर रहा है उसका क्या बैरियर, और मैं जिससे कम्युनिकेट, यानी कि सेंडर और रिसीवर का इंडिविजुअल एज अ पर्सन क्या यहाँ पर प्रोस्पेक्ट होता है, वो क्या इफेक्ट करता है उनके कम्युनिकेशन पर, ये होता है इंडिविजुअल बैरियर। Okay, so we have discussed the difference of personality. Again, I'm explaining कि आपका क्या पर्सनालिटी है, ठीक है। आपकी क्या सोच है, आपने क्या क्या चीजें सीखी हैं बचपन से आज तक, वो सारी आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने में हेल्प करता है, ठीक है। पर्सनालिटी सिर्फ एटीट्यूड वगैरह नहीं होते हैं। पर्सनालिटी आप जो खुद पर्सन, मतलब आपको देखकर लोगों को क्या लगता है, वो आपकी पर्सनालिटी है, ठीक है। तो वो आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो डिफाइन करती है कि उस पर्सन में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स और डिफाइन दैट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट डिफाइन दैट पर्सन, ठीक है। तो उस सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे आपका जो एक नोशन रहता है, या जो सामने वाले का नोशन रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन सोचता है कि अगर कोई आदमी जो है या जो भी पर्सन है वो अच्छा है, तो वो अच्छे से ड्रेस करेगा, ठीक है, अपने लुक्स का ध्यान रखेगा, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ लुक वो लोगों को जज करता है। तो अगर उसके सामने कोई ऐसा पर्सन आता है जो अच्छा नहीं दिख रहा है, या क्लीन जैसा नहीं लग रहा है, एकदम क्लीन कट शेव और शॉर्ट हेयर्स नहीं है, उसके सूट नहीं पहना है उसने बहुत महंगा वाला अच्छा वाला, तो वो उस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। तो वो उस पर्सन की पर्सनालिटी है। और ये जो सामने वाला पर्सन है जो अच्छा नहीं दिख रहा है, उसे लगता है कि वो जैसा भी दिखे ये डिपेंड नहीं करता, उसका काम डिफाइन करता है कि वो किस तरह का काम करता है, वो किस तरह की पर्सनालिटी रखता है। सो उनका अपना अपना ओपिनियन जो है उसकी वजह से यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। जो पर्सन देख रहा है उसे लगेगा कि ये पर्सन जो है वो अच्छा नहीं है, तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता है मुझे, तो हो सकता है कि वो उसे अच्छा काम ना दे, ठीक है। छोटे मोटे काम देते रहे हमेशा कि ये प्रोजेक्ट फाइल बना दो, ठीक है, ये रिपोर्ट फाइल बना दो, बस ऐसे ही काम देते रहे, ठीक है। और जो पर्सन जो है जिसको अपने लुक्स पे बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि ध्यान नहीं है, ठीक है, उसको काम पे ज्यादा ध्यान है, उसे ये लगेगा कि ये जो भी पर्सन है, ठीक है, ऑब्वियसली वो नहीं समझेगा कि उसे लुक्स पे जज किया जा रहा है। तो वो ये सोचेगा कि ये जो सामने वाला पर्सन है ये किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता है, ताकि इसको अपना जो क्रेडिट है वो बांटना ना पड़े, ये हमें छोटे मोटे काम दे देता है और मेन काम किसी और को देता है, वो उसको ज्यादा पसंद करता है, इसलिए मतलब किसी भी रीजन से यहाँ पर जो है आप पर्सन को जज करते हैं या पर्सन आपको जज कर लेते हैं, उसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है बैरियर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल्स वगैरह गिवन है, यू कैन गो थ्रू अब दैट। परसेप्चुअल डिफरेंसेस मतलब आपका क्या परसेप्शन है, ठीक है। परसेप्शन क्या होता है कि आपने क्या यहाँ पर सोचा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि इन्हीं दोनों पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, एक्स एक पर्सन है जो आपको देख के जज करता है, आपके लुक पे जज करता है। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हियर, ठीक है। यहाँ पर एक्स एक पर्सन है जो सबको सिर्फ देख के जज करता है, अगर वो इंसान अच्छा दिखता है तो वो सोचता है कि वो पर्सन अच्छा है, वो अच्छा काम करेगा, और अगर अच्छा नहीं दिखता है तो वो सोचता है कि वो काम के लायक नहीं है, ठीक है। वाई एक पर्सन है जिसको अपने लुक से कोई मतलब नहीं है, वो कैसा दिख रहा है, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, उसने स्टाइलिश पहने हैं या ब्रांडेड पहने हैं या नहीं, इस सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है।
उसे लगता है कि वो अगर अच्छा काम करेगा तो वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो वो बहुत मेहनत से, बहुत लॉयल्टी से काम करता है कोई भी, ठीक है। नाउ यहाँ पर अगर हम परसेप्शन का बात करें, ठीक है, तो एक्स का एक परसेप्शन है, ठीक है, कि वो लुक्स पे जज करता है, और वाई का एक परसेप्शन है कि वो हार्ड वर्किंग लोगों को या हार्ड वर्किंग रहना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर उनके परसेप्शन के इफेक्ट में क्या होगा कि ये अगर किसी से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक्स को एक पर्सन जो है बहुत अच्छा लगता है, तो उसका सबसे पहले अगर वो उसको एट्रीब्यूट बताने बोला जाए, ठीक है, मान लीजिए कि ये एक्स को कोई एक पर्सन है पसंद है, तो उसको कहेगा कि ये जो पर्सन है ये क्यों अच्छा है, इसको क्यों प्रमोट किया जाए वो आप बताएं। तो वो क्या कहेगा, वो सबसे पहले ये कहेगा कि उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, वो दिखने में, क्योंकि उसके लिए पर्सनालिटी का मतलब कि लुक्स अच्छा है, राइट। तो वो ये कहेगा कि इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, वो काम जो भी देता हूँ वो कर देता है, ठीक है, टाइम पे कंप्लीट कर देता है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, क्योंकि उसने विश्वास किया कि ये पर्सन अच्छा दिखता है, तो इसकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, तो ये अच्छे से काम करेगा, तो वो उसे सारे काम दे देता है अच्छे से करने के लिए, और वो पर्सन होगा अच्छा, ठीक है, तो वो अच्छे से काम करता होगा, वो अच्छे से ध्यान रखता होगा अपना। तो जो भी चीजें हैं यहाँ पर एक्स के परसेप्शन के अकॉर्डिंग वाई को यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका परसेप्शन डिफरेंट है। अब मान लो क्या हुआ कि एक प्रोजेक्ट फाइल आया, ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट नहीं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत एक मेजर प्रोजेक्ट है जिसके लिए एक काम जो चेयरपर्सन है उसने सभी एम्प्लॉय को दिया, जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उसे कहा, उन्हें कहा कि तुम इस चीज का प्रेजेंटेशन बना के लाओ, मुझे जिसका पसंद आएगा मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे क्या हुआ कि जो चेयरपर्सन है ये चीज उसने, ये इंफॉर्मेशन उसने सबऑर्डिनेट्स को दी, ठीक है, चेयरपर्सन ने ये इंफॉर्मेशन सबऑर्डिनेट्स को दी कि जो भी तुम लोग इंफॉर्मेशन, जो भी प्रेजेंटेशन लेकर जाओगे वो मेरे सामने दिखाओगे, और जिसका सबसे अच्छा लगा मैं वो सिलेक्ट करूंगा। लेकिन क्योंकि सबऑर्डिनेट्स बहुत सारे हैं, अगर जो चेयरपर्सन है वो सबका एक एक करके सुनने लगेगा, तो इसके लिए तो 2 महीने 4 महीने, हो सकता है साल भर लग जाए, इतने सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं उसके पास। तो वो क्या करता है, वो करता है कि जितने भी मैनेजर्स हैं उनसे पूछता है कि उनका टीम का या उनके अंडर काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स में सबसे बेस्ट कौन है, या एटलीस्ट टॉप 10 या टॉप 3 कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स क्या करता है, वाई का नाम कभी नहीं लेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसका जो परसेप्शन है, उसके परसेप्शन के हिसाब से वाई अच्छा वर्कर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अपने लुक्स का ध्यान नहीं रखता है, वो सिर्फ म्यूडन काम करता है, छोटे मोटे काम करता है। लेकिन वाई क्या है, वाई मेहनती है, अब वाई ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके गया वो, लेकिन चेयर पर्सन के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि जो एक्स है उसने इस पर्सन का नाम नहीं लिया था, तो वो ध्यान से नहीं सुन रहा है। लेकिन जैसे ही उसने सुनना शुरू किया कि वाई क्या बोल रहा है, उसे लगा कि ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, चेयर पर्सन को लगेगा कि एक्स जो है उससे वाई वाई के अगेंस्ट कुछ पर्सनल दुश्मनी है, या फिर वाई को वो, मतलब उसे पता चल जाएगा कि एक्स जो है वो वाई की तरफ ध्यान नहीं देता है, या वाई जो है वो एक्स का काम नहीं करता, मतलब दोनों के बीच का आपस का रिलेशन अच्छा नहीं है, ये चेयर पर्सन को साफ पता चल जाएगा। क्योंकि जब एक्स से पूछा गया कि उसके टीम में या उसके अंडर जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो कौन कौन है, उसमें वाई का नाम नहीं था, और वाई ने जो प्रेजेंटेशन दिया तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मेहनती था, ठीक है। हो सकता है बहुत अच्छा ना हो, बेस्ट ना हो, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप इस लाइक प्रेजेंटेशन तो देंगे ही कि सामने वाला सुने, राइट। तो यहाँ पर जो आ जाता है, चेयर पर्सन का एक परसेप्शन बन जाएगा कि एक्स जो है वो अच्छा मैनेजर नहीं है, ठीक है। वो परसेप्शन सही हो, किस हद तक सही हो या नहीं है, ये चेयर पर्सन पे डिपेंड करता है। अब अगर उसको लगेगा कि एक्स जो है वो काम अच्छा नहीं कर रहा, हो सकता है वो निकाल दे उसे। हालांकि एक्स का यहाँ पर डिफरेंस उसका खुद का नहीं था, ठीक है, उसका जो परसेप्शन, उसने जो बचपन से देखा आया है, उसको जो सिखाया है, उससे उसका परसेप्शन बन गया है एक, कि जो अच्छा नहीं दिखता वो अच्छा काम नहीं करता है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर आपका परसेप्शन जो है वो बहुत सारी चीजों से बनता है, आप आसपास जो देखते हैं, आप जो लोगों से सीखते हैं,
उन सब से आपका एक परसेप्शन बनता है, देखने का नजरिया बन जाता है। तो आप जिस तरीके से उसे देखते हो वो चीज डिपेंड करती है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है उस पर्सन को देखने के बाद, और वो चीज डिपेंड करती है कि आप किस तरह उससे कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है, अगर आप उसके बारे में अच्छा सोच रहे हो तो आप अच्छे से कम्युनिकेट करोगे, नहीं सोच रहे हो अच्छा तो आप कम्युनिकेट नहीं करोगे अच्छे से। तो ये परसेप्शन जो है वो बहुत बड़ा कॉमन बैरियर है लोगों के बीच आपस में कम्युनिकेट करने का। ठीक है ना, यहाँ तो पर्सन की बात हो गई, ऑब्जेक्ट्स में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का परसेप्शन है कि जैसे मोस्टली इंडियन पीपल क्या करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स हमेशा से हम लोग को नेचर से ही ये प्रोडक्ट्स चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग के बचपन में दादी नानी क्या करती थी, नेचुरल चीजों से हमें वो लोग यूज करते थे हर एक चीज के लिए, नहाने के लिए हो गया, बाल धोने के लिए हो गया, या फिर खाने में मसाले वगैरह जो पड़ते हैं पूरी नेचुरल तरीके से वो लोग हर एक चीज जो भी नेचर से उन्हें मिलती है उन्हीं से वो लोग अपना काम चलाती हैं। ठीक है, तो अब के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अगर आप मार्केटिंग देखेंगे तो उसमें हमेशा यही रहता है कि वो प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें कुछ भी नेचुरल प्रोडक्ट है या उसमें कुछ भी नेचर से मिला हुआ, एलोवेरा है तो हल्दी है तो चंदन है, यही सब उनका प्रोडक्ट का रहता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम इंडियंस ज्यादातर उसी प्रोडक्ट को चुनते हैं जो प्रोडक्ट में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो, भले ही वो प्रोडक्ट कितना भी महंगा हो, भले ही वो प्रोडक्ट कितना भी सस्ता हो। सबसे मेजर प्रोडक्शन तभी होगा अगर आपके कंटेंट जो है उसमें नेचुरल चीजें दिखाई गई हैं। भले है या नहीं वो तो ऑब्वियसली हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम घर पे लाके टेस्ट कर नहीं सकते हैं। वहां पर लिखा हुआ है कि इसमें ये सारी चीजें मिली हुई है तो हमें लगता है कि इसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। दैट्स व्हाई those products which have you can say number of ingredients from nature, extracted natural extractions, they are much more valuable, or they have a much more large uh, number of customers. ठीक है, तो ये परसेप्शन चेंज हो जाता है उनका। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई परसेप्शन की। नेक्स्ट थिंग हो गया आपका फियर का। कुछ अगर नहीं समझ में आए तो हैंड रेस कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ठीक है, आई एम जस्ट कीप ऑन एक्सप्लेनिंग, इवन तो कुछ चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्योंकि बीच में फिर आप लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया था आपका एमआरक्यू एंड ऑल का। ओके, नेक्स्ट थिंग यहाँ पर फियर। ठीक है, फियर ऑफ व्हाट? फियर ऑफ रेप्रेसल और अटैक। ठीक है, यानी कि आपके ऊपर कोई अटैक ना कर दे या आपके अगेंस्ट कोई कुछ ना कर दे, इसका आपको हमेशा डर रहता है। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म मतलब कोई आपकी बुराई ना कर रहा हो, इसका भी आपको हमेशा डर रहता ही है। फॉर नोइंग वेरी लिटिल एक्सेट्रा मे क्रिएट प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन, मतलब आपको हमेशा डर रहता है कि कहीं यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसा कुछ हुआ कि अगर आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, ठीक है, आप ऑडियंस के सामने खड़े हैं, तो सबसे बड़ा डर आपके साथ क्या होता है कि अगर आपने जो तैयारी की है वो कहीं आप भूल ना जाए, जो कंटेंट आप डिलीवर करना चाहते हैं उसमें से आप कुछ भूल ना जाए, लोग अगर आपको देख के हंसने लगे, ठीक है, तो ये आपका फियर ऑफ अटैक हो गया। ठीक है, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म क्या हो गया कि आपको डर लगेगा कि अगर आपको आप यहाँ पर भूल गए कुछ लाइनें या कुछ आपने गलत बोल दिया या कुछ मेंशन नहीं कर पाए, तो यहाँ पर लोग बोलेंगे कि इसको कुछ नहीं पता है, इसको आता नहीं है, पता नहीं क्यों चल गया। ये सारे फियर्स जो रहते हैं आपके, ठीक है, ये आपके बैरियर, खुद के इंडिविजुअल लेवल पे एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं कि आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि अगर मैं इंग्लिश बोलूंगा तो पक्का गलत निकलेगा कुछ ना कुछ, और अगर गलत निकलेगा तो लोग सामने से हंसेंगे, तो मैं बोलूंगा ही नहीं। दिस इज द बैरियर दैट क्रिएट्स, और दैट यू कैन दैट दिस क्रिएट्स अ बैरियर इन कम्युनिकेशन या फिर इन लर्निंग इन एनीथिंग। ठीक है, तो आपका फियर जो है यहाँ पर, मान लीजिए कि यहाँ पर आप यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको कोई जैसे मैंने कहा था यहाँ पर फियर ऑफ क्रिटिसिज्म कैसे होता है वर्क, बहुत छोटे लेवल पे भी हो सकता है, बहुत हाई लेवल पे भी हो सकता है। तो इफ वी गो फ्रॉम लोअर लेवल, तो मान लीजिए कि आपको छोटा सा काम दिया गया है, मैनेजर है आपका, उसने छोटा सा काम दिया ना, आपको यहाँ पर सबसे पहले ये डर लगेगा कि अगर ये काम अच्छे से नहीं हुआ तो मैनेजर मुझे बहुत डांटेगा। तो आपको काम
पहली बात तो आप उसे मना नहीं करोगे क्योंकि वो आपका मैनेजर है, आपका सीनियर है, तो आपको लगेगा कि आप मना कर दोगे तो उसे लगेगा कि मतलब मैं बात नहीं मानता हूँ उसकी, या ऐसा कुछ वो बिहेव करेगा या ऐसा कुछ सोच लेगा। ठीक है, तो इस तरह का क्रिटिसिज्म से आप डर कर आप वहां पर मना नहीं करोगे, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर वो काम नहीं भी आता है तो भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपको और ज्यादा डर लगेगा कि अगर मैंने कुछ गलती कर दिया, क्योंकि आपको तो नहीं पता है वो काम कैसा होता है, तो अगर आपने कुछ भी गलती कर दिया तो मैनेजर बहुत डांटेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके अंदर फियर क्रिएट कर देती हैं। और जो चीजें आप कर सकते हो सकता है कि कोई आसान सी चीज हो जो आप अगर 1-2 दिन में सीख जाओ, उसके बाद करके दे सकते हो उसे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर अपने डर की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको बस यही डर लगा हुआ है कि अगर मैंने नहीं किया तो मैनेजर बहुत बुरी तरह डांटेगा, कुछ गलत रिव्यू लिख देगा मेरा, अच्छा नहीं रिव्यू लिख जैसे अच्छा। क्लास में भी मैम कोई कोई पूछता नहीं है मैम कि क्या बुरा मान जाएगा, है बुड़बक Yes, समझेगा हमको। जो डाउट्स नहीं पूछ पाते हैं टीचर से जस्ट बिकॉज उनको डर लगता है कि अगर कुछ गलत पूछ दिया तो मैम डांट देंगी। ठीक है, या फिर अगर क्वेश्चन अच्छा नहीं रहा या क्वेश्चन बुरा रहा तो बच्चे हंसने लगेंगे कुछ बात अगर पूछ दिया तो। ठीक है, या यस किसी मैम, को क्वेश्चन का लेवल सही होना चाहिए कि हाँ बच्चा पूछा है थोड़ा। एग्जैक्टली तो ये सारा जो फियर आपका रहता है ये आपको कम्युनिकेट करने से कहीं ना कहीं रोक देता है कि आगे आप इंफॉर्मेशन ना सेंड कर पाए जो भी सेंडर है। इससे क्या होगा कि आपका जो परसेप्शन है, आपका जो मिसकम्युनिकेशन है वो पता नहीं चलेगा। अब मुझे मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पर आपको कोई डाउट है, बहुत सारे क्लासेस में ऐसा होता है, रेगुलरली होता है। ठीक है, आपके क्लासेस में तो फिर भी बहुत कम कम्युनिकेशन में गैप है, लेकिन फिर भी बहुत क्लासेस में ऐसा होता है दैट दे आर जस्ट सिटिंग देयर एंड लिसनिंग मी स्पीकिंग। ठीक है, मैं बस बोलती जा रही हूँ और वो बस वहां पर बैठ के सुनते जा रहे हैं। अब उनको डाउट भी रहता है ना, तो उनके दिमाग में रहता है कि छोड़ो यार बाद में पूछ लेंगे, अभी क्या पूछेंगे, अभी पता नहीं क्या बोल देंगी, या फिर पता नहीं क्या डर रहता है उनको, मेरे को एग्जैक्टली नहीं समझ सकती मैं, क्योंकि मैंने जब हम भी लोग मुझे। समझते हैं मैम। हाँ, तो जो भी उनका फियर है उसकी वजह से वो नहीं पूछ पाए। अब क्योंकि उन्होंने पूछा नहीं तो मुझे लगता है कि चलो समझ में आ गया जो पढ़ाया, एंड नेक्स्ट आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब उनको क्योंकि पीछे का टॉपिक समझ में नहीं आया, हो सकता है आगे का टॉपिक उसी से रिलेटेड हो, तो उनको आगे का भी नहीं समझ में आएगा। तो ये सारी चीजें और ज्यादा बैरियर क्रिएट करती जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो भी आपके डाउट्स रहते हैं, सेल्फ डाउट्स या फिर जो भी फियर रहता है, वो सभी आपको रोकता है आपका रेगुलर काम करने में। ठीक है, तो काम करने में रोक रहा है, कम्युनिकेशन में रोक रहा है, उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो फियर को ओवरकम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप रेगुलरली उस पर्सन से बात करिए। ठीक है, या फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। ठीक है, अगर आपको डर लगता है कि जो मैनेजर है उससे अगर मैं पूछूंगा तो वो डांट देगा, तो एक बार पूछ के देखो। अगर डांट देता है तो ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देना है, डांटता है तो डांटने दीजिए, आपने अपना डाउट क्लियर करना है, चाहे आप उससे करें चाहे आप किसी और से करें। इससे क्या होता है, मान लीजिए कि आपने डाउट पूछा, ठीक है, क्लास में आपको कोई डाउट रहा, आपने मुझसे पूछा, मैंने क्लियर कर दिया। अगर वो क्लियर हो गया तो आप उसका आंसर अच्छे से कर पाओगे। अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो आपने आंसर अच्छे से नहीं लिखा, तो फिर मुझे यही लगेगा कि जब मैंने समझाया था तो फिर उसके बाद यहाँ पर आंसर बच्चों ने ठीक से क्यों नहीं लिखा। तो मैं मुझे गुस्सा आएगा कि मैंने जब समझाया यहाँ पर तो फिर क्यों नहीं बच्चों ने लिखा। अब उस टाइम आप मुझे बोलेंगे कि मैम नहीं समझ में आया था या नहीं पता चल रहा था क्या लिखे या क्या था वो चीज, मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो उस टाइम ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर इस बैरियर की वजह से किसी भी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे अगर कोई है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो चेयरपर्सन है, कोई भी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे अगर है, तो अगर आप क्वेश्चन उनसे नहीं करोगे या अगर आप उन्हें नहीं बताओगे कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम चाह के भी आपका सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं। राइट, अगर मान लीजिए आपका टीचर अच्छा है, अगर मान लीजिए मैनेजर अच्छा है, अगर मान लीजिए चेयरपर्सन अच्छा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन तो वो निकालेगा ही। अब अगर सोल्यूशन नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो वो सोल्यूशन कैसे निकालेगा। बुरा मैनेजर है या बुरा टीचर है या बुरा चेयरपर्सन है वो तो अलग की बात है, वो तो उसकी प्रॉब्लम है कि वो नहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट आप कहने के लिए तो बोल सकते हो ना कि हाँ सर, हाँ मैम, हमने आपसे पूछा था आपने नहीं बताया।
ठीक है, ये हमने पूछा था कि सर डाउट हो रहा है, क्लियर नहीं हो पाया था उस क्लास में भी या उस टाइम जब आप समझा रहे थे। ठीक है, तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सेंडर और रिसीवर, आपको यहाँ पर जो भी फियर्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो क्लियर अप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपको सिचुएशंस होते हैं, जो भी आपका क्रिएशंस रहते हैं, वो अगर समझाया जाए, ठीक है, जो भी आपका यहाँ पर समझाया जाता है, जो भी आपका काम दिया जा रहा है, उन सभी चीजों से आपको क्लियर कट रहना है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा भी कई बार होता है कि बहुत सारे लोग डरते हैं कि मैनेजर से बात नहीं करना चाहते हैं, तो मैनेजर ने काम तो दे दिया, अब वो जल्दी जल्दी में था तो उसने समझाया नहीं अच्छे से, उसे लगा कि आप कर लोगे, आप अच्छे एम्प्लॉय हो तो आप कर लोगे, आपको आता होगा, बट आपको डर लग रहा है, आपके डर की वजह से आपने उससे पूछा नहीं, वो एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे कि आप कम कर दोगे, आपने अपने डर की वजह से उससे पूछा नहीं, तो आपके डाउट्स, अब जब आप काम करना बैठोगे तब आपके बहुत सारे डाउट्स हो रहे होंगे कि एक रिपोर्ट बनानी है तो रिपोर्ट में क्या क्या चीजें लिखनी है, बिकॉज एवरी रिपोर्ट इज डिफरेंट, जरूरी नहीं है कि एक फॉर्मेट है तो उसी पे ही बनाना ही, ऐसा ही बनाना है। फॉर्मेट जिस तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए होता है रिपोर्ट से, उससे उसका फॉर्मेट थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है। ठीक है, तो अब उसने बताया नहीं एग्जैक्टली कि उसे रिपोर्ट में चाहिए क्या क्या चीजें, तो आपके पास स्टैटिस्टिकल डाटाज हैं, आपके पास लैब रिपोर्ट्स हैं, आपके पास पाई चार्ट है, आपके पास स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का पूरा ग्राफ है, वो सारी चीजें आपके पास है, तो आप क्या करोगे, या तो आप वो सारा इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में डाल दोगे, ठीक है, ताकि उसे जो भी चाहिए वो ले ले, या फिर आप कुछ इंफॉर्मेशन छोड़ दोगे, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो आप डाल दोगे, कि अगर इस मतलब आप अज्यूम कर रहे हो कि मान लीजिए इस प्रोडक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मांगी गई है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, वो प्रोडक्ट अगर एक सोप है, ठीक है, तो उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसका कितना कंज्यूमर है, उसका मार्केट स्टॉक क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये सारी इंफॉर्मेशन डाल दी, बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं डाली। हो सकता है कि जो मैनेजर है उसे ये भी चाहिए हो कि वो प्रोडक्ट जो है वो कितने साल से मार्केट में है, या फिर उसे ये इंफॉर्मेशन चाहिए हो कि वो जो प्रोडक्ट है उसका कोई सिमिलर वैरायटी है या नहीं, ठीक है, या फिर सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ कोई और ब्रांड उसी तरह का कोई प्रोडक्ट बेचती है या नहीं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जब स्पेसिफाई नहीं की गई है तो उसको बताने का टाइम नहीं मिला और आपके पास पूछने का करेज नहीं है, तो इससे क्या होगा, काम में आपका बहुत रुकावटें आएंगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि आपने सारा इंफॉर्मेशन दे भी दिया, पहली बात आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत, मतलब जो भी रिपोर्ट होगी वो बहुत लंबी हो जाएगी, उतनी लंबी रिपोर्ट देख के पहली बात तो मैनेजर चिढ़ जाएगा, कोई भी इंसान चिढ़ जाएगा, क्योंकि उसके पास और भी काम होते हैं, वो आप लोगों को जो सबॉर्डिनेट्स हैं या किसी को भी कोई काम इसलिए देता है ताकि उसका काम आसान हो जाए, ठीक है, और उसे बस एक बार रीड करके पता चल जाए जो इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है कि इतनी रिपोर्ट, बड़ी रिपोर्ट वो पढ़ेगा, उसमें से फिर इंफॉर्मेशन छाटेगा, उसमें से फिर इंफॉर्मेशन छाट कर उसे जो काम करना है वो करेगा, तो इससे वो इरिटेट हो जाएगा और उसको लगेगा कि आप काम से सही से नहीं करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर कट जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, मान लो कि वो पर्सन जो है, मान लो आपका मैनेजर उस दिन जल्दी जा रहा है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है बोर्ड ऑफ मेंबर्स के साथ, तो उसे जाना पड़ा, नेक्स्ट टाइम जब वो आता है, क्लियर कट उसके पास जाके बोलिए कि सर आपने ये काम दिया था मुझे, मुझे ये सारे डाउट्स हो रहे हैं, आप एक बार एग्जैक्टली बता दीजिए कि आपको रिपोर्ट में क्या क्या चाहिए। ठीक है, इतना सा कम्युनिकेशन आपका काम आसान कर देगा, उसका भी काम आसान कर देगा। अंडरस्टूड? फियर समझ में आ गया सबको? फियर में किसी को कोई डाउट? नो मैम। चलो, नहीं है इसमें भी डाउट तो बोलना नेक्स्ट है। यस, इसमें भी बोलना है, लेट मी नो यस मैम, डाउट और नहीं नो। तो सब शांत रहेगा। स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप क्या होता है, जो चीजें बहुत साल से चली आ रही हैं और एक एक आप कह सकते हैं कि एक परसेप्शन बन जाता है उन चीजों को लेकर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो वो समझते हैं कि जो
स्मॉल टाउन लोग हैं, यानी कि छोटे शहर से जो लोग आते हैं, उन लोग का एक स्पेसिफिक बिहेवियर होता है, उन लोग का एक स्पेसिफिक रिसोर्सेज होता है जिसको वो यूटिलाइज करते हैं, और अगर वो नहीं मिले तो वो काम नहीं करेंगे, या फिर एक स्पेसिफिक तरीके से काम करते हैं, एक स्पेसिफिक तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। तो मैम ये ये कैसे मैम? बताती हूँ मैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। बहुत सारे पर्सन होते हैं, ठीक है, अभी भी बहुत सारे पर्सन आपको मिल जाएंगे ऐसे। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाते हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, इस तरह के आप सिटीज में अगर आप जाएं, तो इफ यू से दैट यू बिलोंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, अगर आप छोटे शहर से हैं, अगर आप बताते हैं, तो उनका एक परसेप्शन बनता है। सबसे पहला परसेप्शन क्या बनेगा कि आप जहां से आए हैं वहां पर आपको पर्सनालिटी डेवलप करना नहीं सिखाया गया है, ठीक है। या फिर अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तो वो सोचेंगे कि आपने एक्स्ट्रा क्लासेस ली हैं, या फिर आप यहाँ बड़े शहर में बहुत सालों से रह रहे हैं, इसीलिए आपका जो पर्सनालिटी है वो डेवलप हुआ। इन द शॉर्ट सेंस वो ये सोचेंगे कि जो छोटे शहर के लोग हैं उनका पर्सनालिटी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो आप समझ रहे हो कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हमेशा से रहे हैं, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है, जो छोटे शहर से आए हैं। ये चीज जो होता है, ये छोटे शहर में, मतलब मैं सिर्फ एक कंट्री की बात कर रही हूँ, ऐसा आप फॉरेन में जाएंगे तो वहां पे भी आपके साथ ऐसा होगा। वो लोग भी यही सोचेंगे कि आप बाहर से आके उन लोगों के, यानी कि वहां के लोगों का जॉब छीन रहे हैं, ठीक है, कि आपको अपना कंट्री में काम करना चाहिए, यहाँ के लोगों का आप जॉब छीन रहे हैं। इस तरह का उनका बिहेवियर रहता है कि आप यहाँ पर मतलब आप यहाँ पर कंपैटिबल नहीं है, आपको यहाँ पर नहीं काम करना चाहिए। आप जो है अपने कंट्री में जाके काम करिए, आप दूसरे कंट्री में जाके क्यों काम करने आ रहे हैं, यहाँ पर कोई अच्छा वहाँ का सिटीजन काम कर लेता। they don't care that if even if you are the best worker of your company, ठीक है, आप अगर अपनी कंपनी के या जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, अगर आप वहां पर बेस्ट भी है ना, दुनिया में बेस्ट हैं, तो भी उनको ये फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के भी लोग होते हैं जो स्टीरियोटाइपिकल होते हैं, जिनका थिंकिंग ये रहता है कि उनको बस नेगेटिव चीजें ही दिखती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये चीज बहुत रियल लाइफ में आपने भी देखी होगी, यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारा आता है। जैसे अभी भी यूएसए में ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में बहुत रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। बहुत सारे अभी भी व्हाइट लोग जो हैं वो ब्लैक लोगों को क्रिमिनल्स समझते हैं, ठीक है। उन्हें सिर्फ मतलब जूनियर लेवल के काम, जैसे जेनिटर्स वगैरह हो गए, इस तरह के काम के लिए ही अप्लाई करने देते हैं। मतलब उनको सक्सेसफुल वो बने ब्लैक पीपल, या फिर जो ब्लैक पीपल हैं वो समझदार हो सकते हैं, इस तरह का अच्छे इंसान हो सकते हैं, उन्हें लगता ही नहीं है वैसा, ठीक है। दे थिंक दैट एवरी पर्सन हुज कलर इज डार्क इज देयर फॉर एनी क्रिमिनल एक्टिविटीज, ठीक है, सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए ही हम वहां पर हैं, उन्हें वैसा लगता है। तो इस तरह का जो स्टीरियोटाइपिकल बिहेवियर होता है, ये हर जगह पाया जाता है, ठीक है, सिर्फ यूएसए में नहीं, बहुत सारी कंट्रीज में अलग अलग तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इन सभी डिस्क्रिमिनेशन का रीजन क्या है? स्टीरियोटाइप, ठीक है। स्टीरियोटाइप ही आपका डिस्क्रिमिनेशन का रीजन होते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि इस कम्युनिटी का जो पर्सन है वो इस तरह बिहेव करता है, वो ये काम करता है। हालांकि इट इज वेरी ट्रू दैट जरूरी नहीं है, बुरे इंसान हर जगह होते हैं, अच्छे इंसान हर जगह होते हैं। वेयर एवर यू गो, विच टाइप यू पिक अप, आप किसी भी कम्युनिटी के लोग को उठा लें, वहां पर अच्छे इंसान भी हैं, वहां पर बुरे इंसान भी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्हाइट पर्सन है तो वो क्रिमिनल नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई ब्लैक पर्सन है तो वो अच्छा इंसान नहीं है, वो बिजनेस नहीं कर सकता, वो डॉक्टर नहीं बन सकता, या फिर कोई अच्छा प्रोफेशन नहीं चूज कर सकता। These type of stereotypical things creates a barrier, because आपने अपने दिमाग में बैठा के रखा है कि इस कम्युनिटी का जो पर्सन है वो अच्छा काम नहीं करेगा, इस कम्युनिटी का जो पर्सन है वो अच्छे काम कर सकते हैं, यही लोग अच्छे काम कर सकते हैं। या फिर इस कम्युनिटी का जो पर्सन है वो बहुत प्यार से बात करते हैं, वो किसी से झगड़ा नहीं करते हैं,
ये सारी चीजें स्टीरियोटिपिकल में आती हैं, ठीक है। अगर आप स्पेसिफिकली किसी को भी कम्युनिटी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करते हो, चाहे वो अच्छी तरीके से कर रहे हो, चाहे आप बुरी तरीके से कर रहे हो, दोनों चीज आपका डिस्क्रिमिनेशन है और दोनों चीज स्टीरियोटिप है, ठीक है। जैसे आपने कहीं पर देखा होगा कि बहुत कॉमन लाइन है, ऐसा लोग बोलते हैं कि जो बंगाली होते हैं उनकी भाषा बहुत स्वीट है, तो वहाँ के लोग भी बहुत स्वीट होते हैं, वो कभी झगड़ा नहीं करते। दिस इज अ स्टीरियोटाइप, नथिंग एल्स। हर जगह हर टाइप के लोग पाए जाते हैं। बंगाली भी ऐसे होते हैं जो झगड़ा करते हैं, बंगाली ऐसे भी होते हैं जो मीठा नहीं खाते हैं, ठीक है। बहुत सारे टाइप के पीपल होते हैं हर कम्युनिटी में, ठीक है। These all are स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर जो आपके दिमाग में बस बैठ गई है कि ये पर्सन जो है या इस कम्युनिटी का जो पर्सन है वो यही काम स्पेसिफिकली करता है हमेशा, ठीक है। और ये हर स्टेट लेवल पे होता है, सिटी लेवल पे होता है, कंट्री लेवल पे होता है, आपका इवन कॉन्टिनेंट लेवल पे आप कह सकते हैं होता है। मेनी पीपल आर डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ the place you are born, the place your father belong to, the jobs that your father and mother do, the institute that you have learned, ठीक है, जहाँ से आपने एजुकेशन पाई है उस इंस्टीट्यूट के बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। what kind of behavior you have, what kind of attributes you have, वो सारी चीजें जो आप डिस्क्रिमिनेट करने के लिए यूज करते हैं वो सभी आपके स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर में आती हैं। कुछ बहुत छोटी होती हैं या कुछ बहुत अच्छी होती हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा खराब होती हैं। तो इन सभी चीजों की वजह से आपका जो है मिसकम्युनिकेशन क्रिएट होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया गया है, ऑल यूज्ड कार सेल्समैन आर डिसऑनेस्ट, यानी कि जो सेकेंड हैंड कार्स बेचते हैं या सेकेंड हैंड कोई भी व्हीकल बेचते हैं वो डिसऑनेस्ट होते हैं, यानी कि आपको सिर्फ धोखा देने के लिए वहां पर काम कर रहे हैं। This is a stereotype and this is very true. ये बहुत से लोग अभी भी मानते हैं अपने कंट्री में, दूसरे कंट्री में, हर जगह कि जो सेकेंड हैंड डीलर्स करते हैं वो लोग चोरी चकारी करते हैं। किसी का कार उन्होंने चुरा लिया है या फिर चोरी का कार वो लोग पार्ट्स बदल के कार का पेंट वगैरह बदल कर दूसरे को बेचते हैं। इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का सोच बहुत सारे लोगों में आपको देखने मिलेगा। या फिर ऑल फॉरेन रिक्रूट्स एजेंट्स आर लायर, कहा था ना मैंने, आप दूसरे कंट्री में, फॉरेन मतलब क्या, आप दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, दूसरे कंट्री के जितने भी एजेंट्स होते हैं या दूसरे कंट्रीज में जितने भी मतलब मान लीजिए आपको जॉब प्रोवाइड की जा रही है, तो हर एक जॉब जो बाहर के कंट्री वाले आ रहे हैं आपको देने के लिए वो सभी झूठे हैं। इस तरह का भी थिंकिंग रहता है, ठीक है। लोग सोचते हैं कि अरे कोई मुझे क्यों दूसरे कंट्री में जॉब देगा, ठीक है, वो लोग क्यों यहाँ पर आएंगे जॉब लेने के लिए, उनके पास पर्सन नहीं है वहां पर जॉब करने के लिए। इस तरह का बिहेवियर रहता है। तो ये सारी चीजें आपके स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर में आती हैं, ठीक है। इज देयर एनीथिंग दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड इन स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर, या स्टीरियोटाइप में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, स्टीरियोटिपिकल बैरियर में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो इस पूरे चीज में। किसी को कोई डाउट? नो मैम। Okay, नहीं है तो let's move forward with the next thing, that is your halo effect. Halo effect क्या होता है? Halo effect is the tendency to use a general impression, ठीक है, based on one or a few characteristics to judge other characteristic of that same individual. कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने देखा कि एक पर्सन है वो मतलब उनका एक पैटर्न देखा कि जब वो खाना खाते हैं तो वो अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे हैं, मतलब उनका आदत है कि वो जब भी खाना खाते हैं तो गिरा उड़ा देते हैं या फिर अजीब सा वियर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ फूड वो लोग खाते हैं, ठीक है। जो चीजें मिक्स नहीं कोई करता है कभी, उस तरह का मिक्सचर का फूड वो लोग खाते हैं। तो ये उनका खाने का कैरेक्टरिस्टिक हो गया, उनको जो पसंद है वो खा रहे हैं। अब इसके बेसिस पे अगर कोई ये जज करे कि वो काम भी इसी तरह करेगा, कि मतलब काम अच्छे से नहीं करेगा, पेपर गुम कर देगा, इधर उधर छोड़ देगा, गिरा देगा,
या फिर जो आपका कह सकते हो कि आइडियाज अजीब अजीब देगा तो उससे आइडियाज नहीं पूछते हो। इस इफेक्ट को कहते हैं हॉलो इफेक्ट, कि मतलब आपके दिमाग में ये टेंडेंसी बैठ जाती है कि वो पर्सन जो है, जैसे कि मैंने कहा लुक्स वाइज, ठीक है, बहुत से पर्सन होते हैं जो लुक वाइज सबको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है, वो आपने हर जगह देखा होगा। तो अगर कोई ये सोचता है कि अगर ये पर्सन जो है वो अच्छे से अपना लुक पे ध्यान नहीं दे पा रहा है तो काम भी अच्छे से नहीं करेगा, दिस इज व्हाट हैलो इफेक्ट इज, ठीक है। कि आप एक कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, ठीक है, एक इम्प्रेशन, एक जनरल इम्प्रेशन अगर बना कि ये जो पर्सन है ये अच्छा ड्रेसअप नहीं करता है, इसके बेसिस पे आपने अदर कैरेक्टरिस्टिक जज कर लिए, ठीक है, कि ये काम कैसा करता है, ये खाना किस तरह का खाता होगा, ये बात किस तरीके से करता होगा, ये प्रेजेंटेशन किस तरीके का बनाएगा, ये रिपोर्ट किस तरह का बनाएगा, इन सभी चीजों को आपने उस एक चीज या कुछ चीजों के ऊपर, ठीक है, मान लीजिए एक दो कैरेक्टरिस्टिक आपने देखी, ठीक है, उन सभी चीजों के बेसिस में, मतलब सभी चीज करा के नहीं देखी आपने, आपने ये नहीं देखा कि वो रिपोर्ट कैसा बना रहा है, उसने कभी आपसे आपने कभी उसको दिया ही नहीं रिपोर्ट बनाने के लिए, आपने ये नहीं देखा कि वो पीपीटी कैसे बना रहा है, कैसे प्रेजेंट कर रहा है, कैसे कैसा रिपोर्ट आपका तैयार करके आपको कितने दे रहा है, ये सब करके नहीं देखा आपने, लेकिन खुद का परसेप्शन बना लेते हैं ना। हाँ, खुद का आपका एक परसेप्शन बन गया है कि वो जो पर्सन है वो ये काम इस तरीके से करता है तो बाकी के काम भी इसी तरीके से करेगा, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो टाइम पे खाना नहीं खाता है, ठीक है, कोई भी रीजन है, किसी भी रीजन की वजह से वो टाइम पे खाना नहीं खाता है, हो सकता है वो काम में बिजी है, हो सकता है उसका खाना बाहर से आता हो, मंगाता हो तो लेट हो जाता है आते आते, किसी भी रीजन से वो टाइम पे खाना नहीं खा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टाइम पे रिपोर्ट नहीं लाके देगा आपको, बिल्कुल मतलब नहीं है। मान लीजिए कि टाइम पे वो रिपोर्ट नहीं ला रहा है, कोई पर्सन है जो हमेशा टाइम पे आपको रिपोर्ट जो है सबमिट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, किसी भी रीजन से उसका आधा दिन या 1 घंटा या 15 मिनट 20 मिनट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है रिपोर्ट सबमिट करने में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रेजेंटेशन नहीं अच्छा दे सकता है, राइट, या फिर इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रेजेंटेशन पे टाइम पे नहीं आएगा। ऐसा आप डिडक्ट अगर करते हैं तो आप हैलो इफेक्ट के शिकार हैं। इस वजह से आपका जो है, जो कम्युनिकेशन है उसमें बैरियर क्रिएट हो जाता है। A manager might identify one trait of an employee, such as an excellent attendance record, and perceive that the employee's productivity and quality of the work must be outstanding. Now, ये पॉजिटिव सेंस में बताया गया, मैंने तो जो चीजें बताई वो नेगेटिव में बताई, ये पॉजिटिव सेंटेंस में बताया कि एक मैनेजर ने देखा कि एक एम्प्लॉय जो है वो हर दिन आता है, कभी भी छुट्टी नहीं लेता है, हर दिन टाइम पे आता है, जैसे अगर 8 बजे उसका टाइमिंग है तो करेक्ट 8 बजे या उससे पहले ही आएगा, लेट कभी नहीं करेगा, और अगर टाइम पे जाने का टाइम होता है तो वो टाइम पे निकल जाता है। तो इस टाइमिंग की वजह से या अटेंडेंस के रिकॉर्ड की वजह से कि वो डेली आता है, हर दिन आता है, उस वजह से उसने मैनेजर ने ये सोच लिया कि वो जो एम्प्लॉय है वो अच्छा क्वालिटी का काम करके देगा, क्योंकि वो बस डेली आता है। जैसे ये परसेप्शन पुराने टीचर्स में बहुत ज्यादा मिलेगा आपको, कि अगर कोई बच्चा है जो एवरीडे क्लास अटेंड कर रहा है तो वो हमेशा अच्छा रहेगा या हमेशा अच्छा से पढ़ रहा है, ये परसेप्शन टीचर्स में बहुत रहता है, ठीक है। मेरे अंदर तो नहीं है, बट अगर किसी और टीचर के मुंह से अगर आप सुनोगे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं हर क्लास में जो क्लास सब अटेंड करेंगे, लेकिन पूछ दो अगर एक सवाल तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे, तो ये जो होता है ये हैलो इफेक्ट होता है, कि क्योंकि उस टीचर ने ये सोचा कि ये बच्चा जो है ये हर दिन क्लास अटेंड कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसको हर चीज पढ़ी हुई है इसने, तो ये क्यों नहीं क्वेश्चन का आंसर करेगा। ये परसेप्शन जो है आपका, ये हैलो इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बैरियर हो जाता है, क्योंकि आप उस पर्सन को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, जो पर्सन यहाँ पर भले 4 दिन नहीं आया, 5 दिन नहीं आया, लेकिन वो आकर जितना भी दिन उसने मिस किया, उसने उस चीज का जो भी पढ़ाया गया है उस सबका रिकॉर्ड लिया आपसे भी और अपने फ्रेंड से भी, और सारा काम जो है टाइम पे कंप्लीट करके डाउट्स क्लियर करके अच्छा नंबर लेके आया। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत की,
ठीक है, जरूरी नहीं है कि कोई एक ट्रेड जो है उसके बेसिस पे आप यहाँ पर बाकी ट्रेड्स जो हैं, बाकी कैरेक्टरिस्टिक जो हैं उसको जज करें। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, इफ यू वांट यू कैन गो अहेड, बट आई थिंक हैलो इफेक्ट सबको समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। हेलो इफेक्ट में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं मैम। नहीं है कोई डाउट, चलो ठीक है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस इज द नेक्स्ट पार्ट। लैक ऑफ अवेयरनेस मतलब कि आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि समटाइम्स व्हाट हैपन कि जैसे कि मैंने कहा था कि अगर कोई सीईओ है या फिर कोई चेयरपर्सन है, तो इट इज पॉसिबल कि उसको नहीं पता है कि एक स्पेसिफिक जॉब प्रोफाइल में क्या काम एग्जैक्टली होता है, या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि उसे ये भी नहीं पता होता है कि ये जॉब प्रोफाइल स्पेसिफिकली एग्जिस्ट करती है। इसका रीजन क्या है कि उसे बस काम होने से मतलब है, उसे नहीं मतलब है कि उसका जो काम है वो कौन करके दे रहा है, कितने अच्छे से करके दे रहा है। उसे बस वो काम अच्छे से चाहिए और टाइम पे चाहिए। कौन दे रहा है, किस एम्प्लॉय ने ज्यादा मेहनत की या किस एम्प्लॉय ने क्या काम किया, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो इसे आप लैक ऑफ अवेयरनेस कहेंगे। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मान लीजिए आपने एक फाइल मंगवाई या रिपोर्ट मंगवाई किसी से, तो जिस भी पर्सन को बोला होगा रिपोर्ट लाने के लिए, आपको लगेगा उसी ने काम किया, लेकिन हो सकता है कि वो मैनेजर है। ठीक है, या फिर अगर आपने एचआर से बोला कि इस मंथ में कितना प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका कितना प्रोडक्शन हुआ है और उसके चार्जेस क्या क्या है, ये चीज अकाउंट डिपार्टमेंट जानता है कि उसके चार्जेस क्या क्या हैं, और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जानता है कि कितना मैन्युफैक्चर हुआ है इस महीने। एचआर को अगर बोला तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रिपोर्ट तो ला के दे देगा, लेकिन क्या एचआर ने काम किया यहाँ पर? क्या इस इफेक्ट में एचआर ने तो काम नहीं किया। एचआर ने क्या किया होगा, उसने जाके मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के हेड को बोला होगा कि ये रिपोर्ट मुझे मंथली का लाके दे दो, कितना प्रोडक्शन हुआ। जाके अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड को बोला होगा कि इस प्रोडक्शन में कितना, इस मंथ के इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में कितना खर्चा हुआ, वो लाके दे दो। यहाँ पर जो एग्जैक्ट बंदे काम कर रहे हैं उन्हें रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी जा रही है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि किसने काम करके दिया। उसे सिर्फ रिपोर्ट से मतलब है कि रिपोर्ट उसने मांगी, रिपोर्ट उसके पास आ गई। अब वो अगर कभी ऐसा सोचेगा भी कि मैं प्रमोशन दूं या किसी को हेल्प करूं या फिर ये सारी चीजें किसी को अप्रिसिएशन करूं, तो वो तो सोचेगा कि एचआर सारा काम कर रहा है, वो उसको शाबाशी देता रहेगा। और बाकी के जो एम्प्लॉइज हैं वो डिमोरलाइज होते रहेंगे कि हमने इतना काम किया, हमको तो कुछ मिलता ही नहीं है, हमको ना इंसेंटिव मिलता है, हमको ना प्रमोशन मिलता है। एचआर एचआर ही सारी तारीफें लेके जा रहा है, एचआर को ही प्रमोशन मिले जा रहा है, एचआर डिपार्टमेंट को ही सारा चीजें दिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजों से क्या होता है, आपका बैरियर क्रिएट होता है। ठीक है, अपने एंड पे भी, यानी कि चेयरपर्सन के एंड पे भी, और जो बाकी एम्प्लॉइज हैं वो भी यही सोचेंगे कि ये तो मेरी बात तो सुनेगा ही नहीं, ये तो एचआर की ही बात सुनता है हमेशा, क्योंकि वो उसी पसंद करता है। तो वो कभी डायरेक्टली आके इससे बोलेंगे भी नहीं कि सर ये काम मैंने किया था, नहीं बोलेंगे ना। ऑब्वियसली उन्हें तो यही लगेगा कि वो एचआर की अगर तारीफ कर रहा है हर काम का, तो इसका मतलब ये समझेंगे जो एम्प्लॉइज हैं, उन्हें भी ये नहीं पता है कि जो चेयरपर्सन है उसे नहीं पता है कि क्या काम हो रहा है। तो वो लोग ये सोचेंगे कि यहाँ से सारा काम हमने करके दिया, और वो क्योंकि एचआर को पसंद करता है, एचआर जो भी पर्सन है उसका दोस्त हो सकता है, मतलब बहुत साल से काम कर रहा है तो फ्रेंडशिप हो गई है, तो उसे ही बस तारीफ करता रहता है, हमारे तरफ ध्यान नहीं है उसका। तो उनको ये लगेगा कि चेयरपर्सन सब कुछ जानते हुए भी उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। समझे? तो ये सारी चीजें लैक ऑफ अवेयरनेस की तरह क्रिएट हो जाती हैं। आपको, अगर आपके पास अथॉरिटी है, अगर आप मैनेजर हैं, तो आपकी टीम में या आपके जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, जो भी आपके अंडर काम कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पर्सन कौन सा काम कर रहा है और कितना इफिशिएंटली काम कर रहा है। तभी आप उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे, तभी आप उसको पनिश कर पाएंगे अगर वो काम नहीं कर रहा है तो। अदरवाइज किसी और की गलती की वजह से कोई और पनिश हो जाएगा और किसी और का काम किया हुआ कोई और प्रेज लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लैक ऑफ अवेयरनेस हुआ। एनी डाउट इन दिस? नो मैम।
नो मैम। 2 पॉइंट्स और रह गए हैं, ये क्लास कर दूंगी। पीडीएफ फाइल मैंने भेज दी है, ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा अपने से। नेक्स्ट क्लास समझा दूंगी बाकी के 2 चीजें, और अटेंडेंस मैंने ले लिया है, तो अभी ये क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास विल मीट अप एंड थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।